हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट जो कि हमारा एक 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड स्टेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। इससे पहले आपने 11th क्लास में जो पढ़ा होगा वो स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें था आपके पास गैसियस स्टेट्स के बारे में, आपने उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा। थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा। अभी क्या 12th क्लास में हमारे पास जो पढ़ना होता है वो था सॉलिड स्टेट, अबाउट दी सॉलिड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में। सॉलिड की फॉर्मेशंस कैसी होती है, जैसे भी सॉलिड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशंस कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है नेचर में, अरेंजमेंट क्या है पार्टिकल्स का जो सॉलिड्स में लगे हुए 3D अरेंजमेंट्स पार्टिकल्स का क्या होता है, कितनी दूरी पे होते हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, और जितने एग्जांपल्स बहुत सारे नेचर में सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं वो सब किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, है ना, क्या अरेंजमेंट है उनकी, उन पार्टिकल्स की, ये सारा चीज हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों से। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड से, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, जो आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स जो आपने आज तक सुनी होगी, थोड़ी बहुत जो सुनी होगी। मैं पहले बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ। जैसे आपको पता होगा सॉलिड जो बनते हैं, सॉलिड के पास क्या चीज होती है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या बोलेंगे? हाई, या वेरी हाई, क्या बोलेंगे? हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किन के बीच में? बिटवीन देयर पार्टिकल्स, बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। दो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो पास में जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ही वो शायद सॉलिड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ जैसे दो पार्टिकल्स हैं, एक सॉलिड, एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल है। अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है। अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली दोनों पास पास रहना चाहेंगे। अगर इन दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर होंगे, एक दूसरे से काफी दूर होंगे। तो अगर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जुड़ेंगे और उनकी हमें अरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स होती है वो क्या हो? काफी ज्यादा होती है। ये चीज हम पहले देख चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एक पॉइंट्स और जो आपने छोटी क्लास में सुना होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज्यादा है, तो आप ये बोल सकते हो कि इंटर, क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? वेरी लेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? वेरी लेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स काफी पास पास हैं तो उनके बीच का इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? बहुत ही बहुत कम होगा। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है जिसकी वजह से क्या होगा? वो सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है, और भी पॉइंट्स आपने सुने होंगे सॉलिड से रिलेटेड। क्या क्या पॉइंट्स बताइए, थोड़ा सा और बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा, इसकी डेंसिटी कैसी होती है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी हाई होती है कि नहीं, ये हमने सुना है। और बताइए और क्या? रिजिड, दे आर रिजिड इन नेचर जनरली। इंटरमोलिकुलर, ऐसे कुछ और भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप लोग 10th क्लास तक पढ़े होंगे और आगे अभी थोड़ा बहुत सुनोगे। बट अब जैसे 12th क्लास में आ गए हैं तो हमारे पास जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले हैं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लेस होता है या ज्यादा होता है, सब छोटी क्लास में पूछते थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें सॉलिड स्टेट से रिलेटेड और बातें करते हैं कि सॉलिड स्टेट्स की स्ट्रक्चर्स एंड ऑल अरेंजमेंट्स कैसी होती है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट जनरली ये फिजिकल का टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस जनरली बनेंगे आपके वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही बनेंगे। फिजिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, थोड़ी बहुत लॉजिकली। बट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही कम होते हैं इसके अंदर। तो हम जो बात करते हैं अभी, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो बात हम कर रहे हैं इस वाले क्लास में, अभी जो बात करते हैं थोड़ा सा रिलेटेड टू द फिजिकल टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड ऑल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं सॉलिड्स की। उनको पढ़ने के लिए हम अभी आखिरी में करेंगे उसको, वो जो थ्योरी के टॉपिक थोड़ा सा आखिरी में, क्लासेस जैसे आगे बढ़ेगी तब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे।
फिलहाल मैं फिजिकल के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आपने सुना होगा शायद 11th क्लास का एक वर्ड होता है लैटिस। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, या जनरली फिलहाल मैं लैटिस बोल रहा हूँ। एक लैटिस वर्ड आपने सुना होगा मॉलिक्यूल्स में, अभी जब आपने आयनिक बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तब लैटिस वर्ड सुना होगा। लैटिस क्या होती है? वही आपको डिजाइन करेगा, बताएगा आपको सॉलिड शुरुआत हो रही है यहाँ पे कि नहीं। तो मैं या तो ऐसे लिख दूं यहाँ पर, या तो लैटिस से रिलेटेड कुछ ऐसे लिख दूं। सबसे शुरुआत करता हूँ सम टर्म्स, है ना, सम टर्म्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स जो यूज होंगे इस पूरे चैप्टर में, उस टर्म्स को हम यहाँ स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो टर्म की बात कर रहा हूँ, टर्म की बात कर दी, एक मैं बात करता हूँ लैटिस की। व्हाट इज लैटिस? एक टर्म अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, उसे बोलूंगा मैं लैटिस पॉइंट। एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा मैं यूनिट सेल। ये तीन बेसिक टर्म्स मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तीनों को समझाता हूँ पहले कि व्हाट इज लैटिस, व्हाट इज यूनिट सेल एंड व्हाट इज लैटिस पॉइंट। इनको समझते हैं पहले। देखना, जब भी हम किसी सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जब भी हम किसी सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस सॉलिड के, वो एक प्रॉपर मतलब कि अरेंजमेंट में लगे होंगे। मतलब कुछ ना कुछ उन पार्टिकल्स के बीच में दूरी होगी, फिक्स अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लगे होंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि ये 3D अरेंजमेंट्स में अगर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपस में ऐसे अटैच होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन इनकी होगी, राइट। और जब इन सारे पार्टिकल्स को, इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप जोड़ देंगे, मतलब कि एक इन सब के बीच में एक इंटरवल डिस्टेंस वाला लाइन पाथ ड्रॉ करेंगे, और फिर जो इनकी एक अरेंजमेंट बनेगी, एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बनती होगी। और कुछ भी अरेंजमेंट यहाँ पे आप सोच सकते हो, जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट होगी। डिफरेंट टाइप के सॉलिड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, सब में कुछ ना कुछ एक वेराइटीज ऑफ अरेंजमेंट होती है। जो पार्टिकल्स में ज्वाइंट कर रहा हूँ, ज्वाइंट करके अरेंजमेंट फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ जोड़ के अरेंजमेंट बना रहा हूँ। अब ये जो अरेंजमेंट है आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ बनाई है, ये अरेंजमेंट कैसी है? थोड़ी सी इररेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है हमको कि नहीं? थोड़ी सी अरेंजमेंट कैसे? इररेगुलर अरेंजमेंट। तो जो सॉलिड्स में होती है, जनरली दो टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी आपको। एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगी, रेगुलर अरेंजमेंट और इररेगुलर अरेंजमेंट। अगर रेगुलर अरेंजमेंट मिलती है तो हमारा स्टडी का पार्ट होता है। बेसिकली अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो हम पढ़ते हैं। जो लेटेस्ट टर्म यूज करूंगा, चाहे मैं लेटेस्ट पॉइंट यूज करूंगा, चाहे यूनिट सेल जो पॉइंट यूज करूंगा, मैं किस अरेंजमेंट के लिए यूज करूंगा? रेगुलर अरेंजमेंट के लिए। जनरली अगर अरेंजमेंट इररेगुलर है तो उसकी स्टडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी स्टडी नहीं हो रही होती जनरली, कि अगर रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है तो। बट रेगुलर अरेंजमेंट होगी तो हम स्टडी करेंगे। जो फिलहाल मैंने अरेंजमेंट यहाँ प्लॉट किया है, ये कैसा है? इररेगुलर सा अरेंजमेंट प्लॉट किया। इररेगुलर अरेंजमेंट में आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो फॉर द रेगुलर अरेंजमेंट आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर इररेगुलर अरेंजमेंट है तो हम कुछ नहीं बात कर रहे। बट अगर पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ फॉर्मेशन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये पार्टिकल्स है कुछ इस तरीके से, एक रेगुलर पैटर्न्स में यहाँ मैं पार्टिकल्स बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखेंगे आप, ऐसे पीछे भी एलोंगेट कर देते हैं इसको ना, काफी आगे बढ़ रहे हैं पार्टिकल्स इधर की तरफ। ये नीचे भी जा सकता है। मतलब एक प्रॉपर आपको 3D अरेंजमेंट सोचनी है, और 3D अरेंजमेंट में जो मॉलिक्यूल जिधर भी लगे होंगे उस तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हो। 3D अरेंजमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल जैसे भी लगे हो, बट एक रेगुलर पैटर्न और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि मैंने बात करी, मैं अभी यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स की बात करता हूँ। देखिए, जैसे मान लो ये मैंने एक अरेंजमेंट बनाया सॉलिड का। इस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट आपको सॉलिड का दिख रहा होगा ये। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, लेट मान लो कि ये जो जहां जहां पे एजेस दिख रहे हैं आपको, इस शेप में जहां जहां पे एजेस दिख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर ये पार्टिकल्स कुछ कुछ हैं अपने पास। ये पार्टिकल्स यहाँ पर, ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, जो आपस में ज्वाइंट हो रखे हैं, और ये ज्वाइंट हो रखे हैं, एक हाइपोथेटिकल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वाली लाइन बनाई है मैंने यहाँ पे, जो मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। अब देखो, ये अरेंजमेंट जो बना है पार्टिकल्स का, रेगुलर अरेंजमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस रेगुलर अरेंजमेंट को, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट, जो 3D अरेंजमेंट बोलूंगा, उसी अरेंजमेंट को क्या बोलता हूं मैं? लैटिस बोलता हूं। क्रिस्टल लैटिस या फिर लैटिस।
लैटिस जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट होता है। 3D अरेंजमेंट में जो पार्टिकल्स लगे होंगे तो उसी को क्या बोलूंगा मैं, लैटिस बोलूंगा। और रेगुलर अरेंजमेंट को बोल रहा हूँ मैं फिलहाल, ध्यान रखना। रेगुलर अरेंजमेंट में जब पार्टिकल्स लगे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक लैटिस बोलेंगे या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। और ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, जो पॉइंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो जहां पर जो पार्टिकल्स वाले पॉइंट्स मैंने डिनोट किया रेड कलर से, इनको क्या बोलूंगा मैं, क्रिस्टल पॉइंट्स। इनको बोलूंगा क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, सॉरी क्रिस्टल पॉइंट, इन सब ये क्या सबके लैटिस पॉइंट। ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ करे हैं ये लैटिस पॉइंट है। और ये जो ओवरऑल पूरा अरेंजमेंट है, उस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, लैटिस बोल रहा हूँ। पूरे अरेंजमेंट को मैं लैटिस बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ पे जो लैटिस होता है, लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट है ना। कैसा अरेंजमेंट है ये, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ कौन से पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में सॉलिड पार्टिकल के अरेंजमेंट को मैं लैटिस बोलता हूँ। इस तरीके से 3D और 3D में पार्टिकल्स लगे हो रखे हैं पूरा, और जो भी अरेंजमेंट उनकी बनी है और रेगुलर अरेंजमेंट हमने बनाई है तो उसको हम एक लैटिस बोलेंगे। और जो पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल्स हैं, उन पॉइंट्स को क्या बोलूंगा मैं, लैटिस पॉइंट बोलूंगा। अब हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि यूनिट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यूनिट सेल के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है हमको। लैटिस ठीक है, लैटिस हम मान गए। लैटिस 3D अरेंजमेंट, जो भी सॉलिड जैसा भी एग्जिस्ट करेगा नेचर में, सॉलिड के पार्टिकल जो जो ज्वाइंट होंगे और आपस में जो भी उनकी अरेंजमेंट होगी 3D में, उस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप, लैटिस बोलोगे। लैटिस पॉइंट, जहां जहां वो पार्टिकल जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलेंगे आप, लैटिस पॉइंट बोलोगे। यूनिट सेल किसको बोलेंगे, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल होता है एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, ध्यान सुनना। जैसे इस पूरा एक पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, पूरा लैटिस बना हुआ है पूरा, इस लैटिस में से एक स्मॉलेस्ट पोर्शन आपको पिक करना है। इस लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन, जैसे आप इसमें देखोगे, इस वाले इस पूरे लैटिस में आप देखना, ये वाला जो शेप आप बनाता हूँ यहाँ पे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखना इस लैटिस में राइट, इस लैटिस में जो ये प्रॉपर आपको कलर दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मैंने पिक किया, देखो इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को मैंने पिक किया, एक ये क्यूबॉइड सा या क्यूब समझ लो, एक क्यूबॉइड समझ लो, जो भी इस टाइप का एक पर्टिकुलर एक मैंने ब्लॉक सेलेक्ट किया इस पूरे लैटिस में से, इस पूरी लैटिस में से एक ब्लॉक सेलेक्ट किया। अब देखना ये जो ब्लॉक है, यही ब्लॉक ऐसा है जो इधर भी मिल रहा है, मतलब सेम एज इट इज ब्लॉक इधर भी है, सेम एज इट इज ब्लॉक नीचे भी मिलेगा, सेम एज ब्लॉक ऊपर भी मिलता होगा, और उसके पीछे भी, लेफ्ट भी, राइट भी। तो इस पूरे लैटिस में से एक ऐसा ब्लॉक, ऐसा पोर्शन या स्मॉलेस्ट पोर्शन आपको फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है, और उसी पोर्शन को हम बोलते हैं, जो पोर्शन रिपीट होगा इटसेल्फ। ये पोर्शन अगर रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, और ऊपर नीचे मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होगा, अगर ये स्मॉलेस्ट पोर्शन डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होगा तो क्या बनाएगा, एक लैटिस फॉर्मेशन करेगा। तो यूनिट सेल एक तरीके से आप बोलो कि एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो क्या बनाता है, एक लैटिस का फॉर्मेशन करता है। स्मॉलेस्ट पोर्शन लिखता हूं यहां पे, स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका, लैटिस का, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस दैट क्या करेगा ये, दैट जनरेट लैटिस, लैटिस बनाता है ये। कैसे बनाएगा, लैटिस कैसे बनाएगा, बाय रिपीटिंग इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करेगा, मतलब इधर इधर रिपीट करेगा, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम ये जो यूनिट दिख रहा है आपको, ये सेम पोर्शन आपको इधर भी मिलेगा, सेम पोर्शन एग्जैक्टली इधर भी मिलेगा। तो रिपीट जनरेट, तो लैटिस कैसे बनाता है, बाय रिपीटिंग, बाय रिपीटिंग इटसेल्फ इन, क्या बोलूंगा, डिफरेंट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शंस, रिपीट इटसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक ऐसा पोर्शन लैटिस का ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि रिपीट होगा कई बार और डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या बनना चाहिए, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को रिपीट करोगे, कई बार रिपीट करोगे, तो क्या बनना चाहिए, एक लैटिस बनना चाहिए। और उस लैटिस को, वो पूरा एक लैटिस बनेगा, उसे हम क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं।
और जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो हमारे पास बना है, जिस जो उसको हम जो रिपीट होने के बाद लेटेस्ट फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको एक यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है इस पूरे सेगमेंट का। अब देखिए एक बात और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल समझ में आ गया। यूनिट सेल लेटेस्ट का स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट सेल बोलते हैं। लेटेस्ट उन सबसे मिलके जो मिलके बहुत सारे यूनिट सेल जब मिलेंगे तो बनेगा तो एक लेटेस्ट बनेगा। क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं इस वाले एक और कंसेप्ट पे, जो लेटिस। अब देखना एक चीज समझना, इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे जो लेटिस बना था, इस पूरे लेटिस में क्या मैं एक सर्कल यूनिट सेल ढूंढ सकता हूँ, मतलब सर्कुलर पोर्शन, स्फेरिकल पोर्शन ढूंढ सकता हूँ जो रिपीट होगा इटसेल्फ? जैसे मान लीजिए मैंने इसमें एक स्फेयर ढूंढा यहाँ पर, मैंने स्फेयर ढूंढा यहाँ पे। अब ये स्फेयर है, एक स्फेयर, दूसरा स्फेयर, तीसरा स्फेयर, बट अभी मैं उन सारे स्फेयर्स को जोड़ूंगा तो मैं ये अरेंजमेंट कभी भी नहीं पा पाऊंगा। तो मेरे को ध्यान रखना है कि जो आपका यूनिट सेल है वो हमेशा ऐसा ही मतलब यूनिट सेल वही होगा जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, पहली बात तो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, और बिल्कुल वो होना चाहिए जो रिपीट हो इटसेल्फ और बिल्कुल एक लेटेस दे, रिपीट इटसेल्फ होने के बाद एक लेटेस फॉर्मेशन करे, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। अगर वो रिपीट होगा इटसेल्फ और रिपीट होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करोगे, और वो जब रिपीट होने के बाद जो फॉर्मेशन करेगा उसको मैं बोलूंगा एक लेटेस, और जो रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से वो लेटेस बन रहा है उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। ध्यान रखना। और यूनिट सेल्स जो होता है, यूनिट सेल कैसा हो सकता है डिपेंड करता है शेप। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया और मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड शेप का यूनिट सेल बनाया है या क्यूब शेप का यूनिट सेल, डिफरेंट डिपेंड करता है कि यूनिट सेल कैसे शेप का, क्यूबॉइड है, क्यूब है, किसी डिफरेंट टाइप का है। बट ध्यान रखना कि वो रिपीट होना चाहिए इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, एग्जांपल मैं अभी और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा कुछ शेप बन रहा है, हेक्सागोनल सा शेप बन रहा है, कुछ इस टाइप का। हेक्सागन सा बनाने की कोशिश करता हूँ, समझना इसको आप। राइट, अब इसमें कई हेक्सागन बन सकते हैं, हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करोगे, ऐसे मैंने ड्रॉ करता हूँ, समझना। ये मैं हेक्सागन बना रहा हूँ। आप देखोगे अगर आप इसे 2D में इमेजिन करोगे तो 2D में आपको एक हेक्सागन, हेक्सागन के बहुत सारे हेक्सागन आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको इस सेक्शन में, हेक्सागन हेक्सागन काफी सारे हेक्सागन यहाँ पे आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो आप इस वाले में अगर आप चाहो कि मैं एक सर्कल का, मतलब इसमें इसमें जो यूनिट सेल हो सकता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है इटसेल्फ, इस पूरे अरेंजमेंट में स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने आप को रिपीट करेगा और क्या बनाएगा, एक लेटेस का फॉर्मेशन करेगा, राइट। और ये पूरा समझ लो कि ये पूरी जो पूरा अरेंजमेंट जो बनने वाला है, अगर मैं इसे 3D में प्लॉट करूँ, 3D में अरेंजमेंट अगर इसे नीचे नीचे की तरफ प्लॉट करता हूँ, देखना समझना, 3D में इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से 3D प्लॉट होगा इसका। लाइक दिस 3D अरेंजमेंट, जैसे पूरे ब्लॉक नीचे की तरफ बना हुआ है। तो आप इस पूरे सेगमेंट को देखना, ये जो एक सेगमेंट आपके पास यहाँ पे निकला हुआ है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक फिर एज इट इज सेम ब्लॉक यहाँ पर है, सेम ब्लॉक इधर है, सेम ब्लॉक पीछे की तरफ है, सेम ब्लॉक ऊपर भी होगा, इसके सेम ब्लॉक इसके नीचे भी होगा। तो ये जो यूनिट आपको दिख रही है, ये यूनिट ऐसी यूनिट है जो रिपीट हो रही है इटसेल्फ, और रिपीट होने के बाद एक पूरा एक लैटिस का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस यूनिट को, जो फिलहाल ये यूनिट आपको दिख रही है जो रिपीट होगी इटसेल्फ और एक पूरे लैटिस का फॉर्मेशन करेगी, इस यूनिट को क्या बोलूंगा मैं, एक यूनिट सेल बोलूंगा। तो यहाँ पर आप एक ऐसा यूनिट सेल आप फाइंड कर पा रहे हो, जो यूनिट सेल दिख रहा है, मैं अभी बना दूसरी बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक यूनिट सेल आप देख रहे हो, ये जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से, ये जो पार्ट मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, ये पार्ट आपको कैसा दिख रहा है, एक यूनिट सेल दिख रहा है। और मैं इसे यूनिट सेल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है, ये इसको 3D अरेंजमेंट थोड़ा सोचना आप लोग, 3D अरेंजमेंट है ये, और ये अरेंजमेंट इधर चाहे पीछे या उधर रिपीट हो रहा है पूरा, और रिपीट होने के बाद एक पूरा लेटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर ये पूरा लेटिस है तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट क्या कहलाएगा, जो रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, ये कहलाएगा आपके पास यूनिट सेल। और इस पूरे से मिलके जो बनने वाला है, इस पूरे से मिलके जो बनने वाला है, ये पूरा सेगमेंट क्या कहलाएगा आपके पास, लेटिस। लैटिस एंड देन यूनिट सेल्स। और यूनिट सेल अभी देखा मैंने, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें, इससे पहले जो डायग्राम उसमें यूनिट सेल जो बना था मेरे पास वो कैसा था, क्यूबॉइड शेप का यूनिट सेल था। यहाँ देख पा रहे हैं आप हेक्सागोनल टाइप से, एक हेक्सागन टाइप से यूनिट सेल बन रहा है। तो यूनिट सेल जरूरी नहीं है कि आपका क्यूब शेप का हो, जरूरी नहीं है क्यूबॉइड शेप का, जरूरी नहीं है कि हेक्सा, मतलब डिपेंड्स ऑन द
लैटिस, लैटिस कैसा है, लैटिस के बेसिस पे आप यूनिट सेल ढूंढते हैं उसके अंदर। शेप कुछ भी हो सकती है। फिलहाल हम, ठीक है, अब पूरे चैप्टर में, अब आगे चैप्टर बढ़ेंगे तो चैप्टर में अभी बेसिकली जो पढ़ना है वो यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेल कैसे कैसे होते हैं, उनमें क्या कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, क्या क्या उनके बारे में जानना है, क्या क्या कैसे कैसे बातें होंगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेल्स को शुरुआत करें, यूनिट सेल कवर करते हैं हम लोग, यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल मैंने बताया कि कई शेप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होंगे, कई सारे शेप्स के यूनिट सेल हमारे पास हो सकते हैं। बट जो हमें अभी स्टडी करना है, जिस यूनिट सेल के बारे में ज्यादा बेसिकली स्टडी करोगे इस चैप्टर में, जो आपके 12th क्लास में सिलेबस में दो टाइप के यूनिट सेल्स पढ़ने होते हैं बेसिकली, क्यूबिकल यूनिट सेल और एक आपके पास होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। दो यूनिट सेल के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में या 12th क्लास तक, जेई लेवल तक, जेई एडवांस, किसी भी लेवल तक बात करें, आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल या फिर हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा यूनिट सेल की बात कर रहा हूं जो कि कैसा है, क्यूबिकल शेप का है, क्यूबिकल यूनिट सेल्स की बात करता हूं। तो देखिए क्यूबिकल यूनिट सेल्स कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए एक यूनिट सेल लिया, मैं लिख देता हूं क्यूबिकल यूनिट सेल्स, राइट, क्यूबिकल यूनिट सेल्स। तो क्यूबिकल यूनिट सेल अगर बनाते हैं, मैं क्यूब बना ही देता हूं, राइट, लेट मान लीजिए ये क्यूब है हमारे पास, ये एक यूनिट सेल हो गया क्यूबिकल, राइट, और इसको मैं यूनिट सेल बोल रहा हूं, राइट। अब देखिए आप इसमें क्या सोच सकते हैं हम, इस क्यूब के बारे में, इसको मैं एक यूनिट सेल बोल रहा हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टीज इस यूनिट सेल से रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे आप देखोगे तो इस यूनिट सेल की अपने, जैसे क्यूब है अगर, तो ये जो एज लेंथ है, इस एज की अपनी लेंथ होगी, जैसे ये एज लेंथ ए है, तो ऑब्वियसली ये क्यूब है तो सारी की सारी लेंथ इसकी क्या होगी, ए ही होगी, ये लेंथ भी आपकी ए होगी, इधर से ये लेंथ भी ए होगी, राइट। इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स हैं जो क्यूब से रिलेटेड हैं। और एंगल्स की बात करोगे तो ऑब्वियसली आपको सारे के सारे एंगल कैसे मिलेंगे, ये एंगल की बात करो ये 90 डिग्री मिलेगा, आप इधर से एंगल बात करो 90 डिग्री, इधर से बात करो, जैसे क्यूब आपने देखा होगा, बेसिक वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो इस क्यूब यूनिट सेल से रिलेटेड होंगे उसे समझते हैं हम लोग, कुछ कुछ पॉइंट जो इस क्यूब यूनिट से रिलेटेड हमें जानने हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या जानना है जो आगे क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगा, बताइए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले इस क्यूब में बताइए कितने एजेस हैं। एज मतलब क्या होता है, ये जो एज हमें दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये एक एज है, दो एज, तीन एज, चार एज, तो बताइए टोटल कितने एज एक क्यूब में दिखने वाले हैं। हम देखिए नीचे बेस को देखिए, बेस में देखेंगे आप, एक एज आपको ये दिख रहा है, दो, एक उसके पीछे तीन और एक ये चार, टोटल चार एज आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेंगे इस नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे, नहीं, चार एज मिल रहे हैं, 1 2 3 4, और ऐसे ही चार ऊपर मिलने वाले, चार नीचे चार ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे एक ये दो, दो, तीन और एक ये चार, टोटल अपने पास कितने एजेस मिलने वाले, एज के ध्यान रखेंगे कितने एज मिलने वाले इस क्यूब के अंदर, नंबर ऑफ एजेस, एज कितने हैं हमारे पास, देता हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हैं हमारे पास, एज कितने हो गए, चार, चार आठ और चार 12, टोटल 12, टोटल 12 एज हमारे पास इस पूरे क्यूब के अंदर मिलने वाले, क्यूब अगर हमारे पास होगा तो। चलिए उसके बाद बताइए कॉर्नर्स की बात करिए, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे इस वाले सेगमेंट में, इस क्यूब में कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4, चार कॉर्नर ये रहे, चार नीचे, टोटल कॉर्नर कितने हो गए, 8, 8 कॉर्नर मिल रहे हैं हमको। देख रहे हो मैं कॉर्नर ड्रॉ कर देता हूँ, ये कॉर्नर्स हमारे पास इस क्यूब के कॉर्नर्स मैंने यहाँ पे बना दिए, डॉट कर दिए, ये मेरे पास कॉर्नर्स हैं इस क्यूब से रिलेटेड। इस क्यूब के एजेस कितने थे वो बता दिए मैंने, उस क्यूब के कॉर्नर कितने ये बता दिए मैंने। अब बताइए और जो पॉइंट्स मुझे जानने हैं उसे बोलते हैं डायगोनल। बताइए बॉडी डायगोनल बताते हैं, बॉडी डायगोनल कितने हैं इस क्यूब के, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, इस पूरी बॉडी का डायगोनल, मतलब जो बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइंट करता होगा, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइंट करता होगा, उसे इस पूरी क्यूब का डायगोनल बोलेंगे, बॉडी डायगोनल बोलेंगे ना। तो देखोगे आप यहाँ पर इसमें अगर ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा, इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर से, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर से अगर आप इधर वाले कॉर्नर तक पहुंचते हो, इधर वाले कॉर्नर तक पहुंचते हो, तो यहाँ से यहाँ तक लेके एक आपके पास बॉडी डायगोनल फेस करना पड़ेगा, आपको मिलेगा आपको यहाँ पे कि नहीं। यहाँ पे तो इस कॉर्नर से लेके अगर आप इस कॉर्नर तक पहुंचोगे कि नहीं, यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल मिलेगा हमको। और बॉडी डायगोनल कौन सा मिलेगा, आप देखोगे तो अपोजिट कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पहुंचे, इधर से इधर एक बॉडी डायगोनल मिलेगा, बिल्कुल अपोजिट वाला, ये बॉडी डायगोनल मिलने वाला है, दो बॉडी डायगोनल हो गए।
और बॉडी डायगोनल कौन सा है, तो इधर से आएगा बिल्कुल कि नहीं, एक ये बॉडी डायगोनल मिलेगा मेरे को, और एक और बॉडी डायगोनल मिल सकता है जो ये पीछे वाला कॉर्नर बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ पे मीट करने वाला ये। तो देख रहे हो सारे बॉडी डायगोनल एक दूसरे को बिल्कुल एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो कितने बॉडी डायगोनल मिल गए, 1 2 3 4, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए बस, बॉडी डायगोनल कितने हो गए बस, 4 बॉडी डायगोनल हमको यहाँ पे दिखने वाले, 4 बॉडी डायगोनल हमें दिख रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 बॉडी डायगोनल हो गए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है क्या, बॉडी डायगोनल समझ में आने चाहिए कितने बनने वाले हैं इस पूरे क्यूब के अंदर। क्लियर है क्या, बॉडी डायगोनल्स कितने बनेंगे आपको साफ साफ दिख रहा है, 1 बॉडी डायगोनल, 2 बॉडी डायगोनल, 3 4 बॉडी डायगोनल्स हमारे पास पूरे क्यूब के अंदर है। और बताइए, और उसके बाद बात करते हैं फेसेस कितने हैं इस पूरे क्यूब में, फेस बताइए कितने होंगे, फेस फेस मतलब इस फेस की बात करेंगे तो इस पूरे स्क्वायर, जैसे मान लो आप देख रहे हो इस फ्रंट फेस की बात करते हैं, मैं फर्स्ट फेस के मतलब यहाँ से लेके ये वाला जो पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने मीट किए 4 लाइन, देखो ये पूरा एक फेस हो गया इस क्यूब का, ये एक फेस है। ऐसे आपको फेस ऊपर मिलेगा एज इट इज, ऐसे ही फेस आपको उधर पीछे की साइड मिलेगा, और ऐसे एक नीचे मिलेगा। तो ये 4 फेस तो आपको इस तरह से राउंड में मिलेंगे। और आप फिर सोचोगे कि एक फेस आपको देखो यहाँ पर, ये सामने की तरफ से इस तरह से, ये जो पॉइंट मिल रहा है ये सामने वाला फेस हो गया, और एज इट इज एक फेस के पीछे हुआ था। टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो हमारे पास मिलने वाले हैं वो 6 मिलने वाले हैं। टोटल 6 फेस हमारे पास होंगे, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस और नीचे 4, और देन एक सामने और एक पीछे, टोटल 6 फेस हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद बात आता है फेस डायगोनल्स। फेस डायगोनल कितने होंगे बताइए, फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल होता है किसी एक पर्टिकुलर फेस पे जो डायगोनल बनाया जाए उसको बोलते हैं फेस डायगोनल्स। जैसे फेस डायगोनल, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर फेस की बात करेंगे, जो फ्रंट में फेस आ रहा है उसकी बात करते हैं, इस पे अगर कोई बॉडी डायगोनल ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ तक ड्रॉ करोगे नहीं, इस पॉइंट से एक डायगोनल ये होगा, दूसरा एक डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इस तरीके से एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। टोटल हमारे पास कितने डायगोनल मिलेंगे, 2 डायगोनल, 2 डायगोनल मिलेंगे एक फेस पे, राइट। एक फेस पे कितने डायगोनल, 2 डायगोनल, टोटल कितने फेस हैं, 6। तो टोटल फेस डायगोनल मैं लिख देता हूं, एक फेस पे मिलने वाले 2, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास 6, तो टोटल फेस डायगोनल कितने हो गए 12 टोटल, है ना। देखता हूं यहाँ पे टोटल फेस डायगोनल्स, टोटल फेस डायगोनल्स कितने हमारे पास 12 है, क्योंकि एक फेस पे हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल मिलने वाले, 2 फेस डायगोनल हमें मिलेंगे एक फेस से। तो टोटल एक फेस पे अगर 2 डायगोनल है तो टोटल जोड़ोगे हर फेस पे मिलेंगे आपको इस तरीके से, टोटल 6 फेस है हमारे पास। टोटल वो फेस डायगोनल जो होने चाहिए वो 12 अपने पास फेस डायगोनल होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात। अब जब हमने बात कर ली यूनिट सेल्स की, क्यूबिकल यूनिट सेल्स में हमने ये सारी डिटेल्स देखी कि एक क्यूब अगर होगा, क्यूबिकल यूनिट सेल तो क्या है, अभी हमने क्यूब के बारे में ही जाना है कि जो क्यूब है उस क्यूब में की पहले बात बनी कि उस क्यूब में कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल हैं, कितने फेस हैं, कितने फेस डायगोनल हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमने जाने हैं और सब आप इसको विजुलाइज कर चुके होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा और, अब और मुश्किल करते हैं इस चीजों को, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझिएगा इस बात को। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूब है, फिर अभी समझा रहे एक यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल है। राइट, मैं ड्रॉ करता हूँ, समझिए। राइट राइट, ये मैंने थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाया समझाने के लिए, राइट। छोटा क्यूब इस तरीके से, अब देखते हैं इस पे, देखिए देखिए कैसे क्या है अपने पास इस क्यूब के अंदर। इस क्यूब में जो पार्टिकल्स लगे होंगे, जो एटम, जो आप भी सॉलिड के पार्टिकल, जिनकी सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करोगे, पार्टिकल्स लगे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, पहली बात ये सोचते हैं। देखिए ये पूरा क्यूब है, इस क्यूब पे अगर अगर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, आप देखिएगा इस कॉर्नर पे अगर एक पार्टिकल लगा हुआ है, इस कॉर्नर पे पार्टिकल लगा हुआ है, राइट। हो सकता है इस कॉर्नर, मतलब हर कॉर्नर पे पार्टिकल हो सकता है पार्टिकल्स इन एजेस पे लगा हो, एजेस के सेंटर पे लगा हो, या हो सकता है कि
कि बॉडी डायगोनल पे लगाओ, हो सकता है फेस डायगोनल पे लगाओ, हो सकता है किसी फेस के सेंटर पे लगाओ। पॉसिबिलिटीज कहीं भी हो सकती है, कई पॉसिबिलिटीज है हमारे पास जो, और लेकिन बात वही है कि इररेगुलर अरेंजमेंट नहीं सोचना, रेगुलर अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटी सोचनी है। तो रेगुलर अरेंजमेंट में आपके पास एक यहाँ पार्टिकल लगा, एक यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इस तरह से अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास लगेंगे, जितने पार्टिकल्स यहाँ पे अरेंज हो सकते हैं। साथ के साथ मैं और बात करता हूँ यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्नर वाले की बात करता हूँ, ये कॉर्नर की बात करता हूँ, इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल लगा हुआ है, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल्स कितने, अब सोचिए इस वाला कॉर्नर वाला पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आने वाला है। देखिए बताइएगा मेरे को कितने पार्टिकल कांटेक्ट में आएगा, कितने यूनिट सेल कांटेक्ट में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसे इलोंगेट करता हूँ इस वाले क्यूब को, मान लीजिए एक यूनिट सेल ये है, इसके इधर भी एक यूनिट सेल होगा कुछ इस तरीके से, एक यूनिट सेल इधर होगा, बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करता हूँ, एक यूनिट सेल इधर होगा, समझिएगा आप लोग थोड़ा सा ढंग से इसको, एक यूनिट सेल इधर बनाया, फिर क्या होगा, एक यूनिट सेल थोड़ा बाहर की तरफ निकला होगा, इधर इधर ऐसे, समझिएगा इसको, एक यूनिट सेल ऐसे बाहर निकला हुआ है, एक यूनिट सेल एग्जैक्टली इसके इधर भी होगा इस तरीके से। मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। आप देख पा रहे हैं इस वाले सेंटर को सोचना, हमेशा सिर्फ इस सेंटर को सोचना है, इस वाले सेंटर को। ये वाला जो सेंटर है ये इधर एक यूनिट सेल से घिरा हुआ है, इधर एक यूनिट सेल से घिरा हुआ है, और इधर इधर, मतलब टोटल 4 साइड से यूनिट सेल से घिरा हुआ है, और ये नीचे है। अच्छा एग्जैक्टली आप सोचोगे तो इसके ऊपर भी इस तरह से यूनिट सेल बने होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर भी यूनिट सेल्स बने होंगे, राइट। तो आप सोचोगे इस वाले पार्टिकल के बारे में, जो कॉर्नर वाले की बात, कॉर्नर वाले पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है एग्जैक्टली, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो इस कॉर्नर वाले पार्टिकल मिलने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाले कॉर्नर वाले पार्टिकल बात करते हैं, ये नीचे 4 क्यूब से घिरा हुआ है, ऊपर भी 4 क्यूब से घिरा हुआ है। तो एक तरीके से एक कॉर्नर किसी भी यूनिट सेल का, मतलब ऑब्वियसली किस यूनिट सेल का, क्यूबिकल यूनिट सेल का, क्यूबिकल यूनिट सेल का जो एक कॉर्नर है वो कितने क्यूब ने उसे कवर कर रखा है, कितने क्यूब ने उसे कवर कर रखा है, कितने यूनिट सेल्स ने कवर कर रखा है। अब देखोगे वन कॉर्नर पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या सॉलिड कुछ भी लगा होगा यहाँ पर, तो एक तरीके से वो अकेला सिर्फ एक क्यूब का पार्ट नहीं होगा या एक यूनिट सेल का पार्ट नहीं होगा, वो आपके पास इधर से जोड़ के 4 ये और 4 ऊपर, टोटल मतलब 8 क्यूब का पार्ट मिलके मतलब एक एटम बन रहा होगा। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो यहाँ पर लगा, एक सॉल्ट एटम बोलो या जो भी सॉलिड का पार्टिकल बोलो, वो सॉलिड का पार्टिकल अगर कॉर्नर पे लगा हुआ है तो वो पूरा का पूरा उस एक यूनिट सेल का नहीं है, वो जोड़ के कितने यूनिट सेल का, 8 यूनिट सेल का मिला के एक सॉलिड पार्टिकल बन रहा है। तो अगर एक यूनिट सेल की बात करो तो एक यूनिट सेल का कितना पार्ट, उस एटम का कितना पार्ट होगा उस यूनिट सेल में। तो ध्यान रखना वन कॉर्नर, ध्यान रखना वन कॉर्नर जो होगा हमारे पास, वन कॉर्नर एक एटम का या एक सॉलिड पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही रखता है। 1/8 पार्ट ऑफ पार्टिकल है ना, 1/8 पार्ट ऑफ उस पार्टिकल का रखेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, 1/8 पार्ट कैसे रखेगा। आप देखोगे मैं यहाँ पे, या तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ 1/8 पार्ट, या तो मैं एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ इसमें, अगर अच्छे से बन जाए तो। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक क्यूब, फिर यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगा, मुश्किल है, अभी नहीं बना रहे। तो अभी मैंने समझाया कि एक क्यूब जो कॉर्नर है वो 1/8 पार्ट रखेगा, इस तरह से 1/8 पार्ट रखने वाला है, और एक एटम का। थोड़ा सा और आगे इसमें समझते हैं, और चीजों का समझते हैं। कॉर्नर में अगर कोई पार्टिकल है, किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर में अगर पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर होगा। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कि, उसके बाद अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास वो जो पार्टिकल है वो आपके पास कहाँ है, वो पार्टिकल्स एज पे है। मान लीजिए एज की बात करते हैं, पार्टिकल आपका एज पे लगा हुआ है, उस यूनिट सेल के एज पे लगा हुआ है। तो लेट मान लीजिए एक यूनिट में ऐसी बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक ये यूनिट सेल में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया। इस यूनिट सेल के एज पे मान लीजिए कोई पार्टिकल आ रहा है, राइट, एज पे, ये आपके पास एज है, लाइट इस एज पे आपके पास पार्टिकल आ रहा है, एज सेंटर पे, इस एज सेंटर पे एक पार्टिकल आ रहा है, ये सामने वाली एज के सेंटर पे पार्टिकल आ रहा है। ये इस एज पे जो पार्टिकल आ रहा है, ये इस
पार्टिकल का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर में आ रहा है, मुझे ये सोचना है। इस पार्टिकल का कितना पार्ट इसी क्यूब के अंदर में आ रहा है, ये सोचना है। क्या सोचेंगे बताइए कि इस पार्टिकल के, इसको थोड़ा इलोंगेट करते हैं। इलोंगेट कैसे किया जाए, अपने पास इसको इलोंगेट करने के लिए अपने पास इसको एक्सटेंड करते हैं, एक क्यूब और ऊपर ड्रॉ करते हैं, इसके नीचे एक क्यूब और, इस तरह से एक ऊपर क्यूब होगा। एग्जैक्टली एक क्यूब जो होगा आपका इधर बाहर की तरफ निकला होगा, आप इधर बाहर भी एक क्यूब सोच सकते हो इधर की तरफ, राइट, इधर बाहर की तरफ भी एक क्यूब बना होगा। आप इसके बारे में सोचना, इस वाले एटम, इस सेंटर वाले एटम के बारे में सोचना। ये सेंटर वाला जो एटम है, ये एटम अभी जो फिलहाल आपको दिख रहा है, दो क्यूब बनाए मैंने, एक पीछे और एक आगे, इस दो क्यूब का पार्ट तो बन ही चुका है ये, और एग्जैक्टली ये एक ऊपर भी क्यूब होगा और एग्जैक्टली एक इधर भी ऊपर क्यूब होगा। तो इस वाले एज की बात करोगे, जो एज पे जो सेंटर है, ये एज का जो सेंटर एटम है, ये 4 क्यूब के कांटेक्ट में आएगा, एक पीछे वाले क्यूब के, एक आगे, एक ऊपर और एक लेफ्ट में ऊपर, राइट राइट लेफ्ट ऊपर, और दो ऊपर और दो नीचे, इस तरह से ये पूरी तरह से कांटेक्ट में आने वाला है। तो अगर कोई एटम कहाँ पर है, एज पे, तो मैं सिंपल लिखता हूँ, अगर कोई एटम एज पे है तो एज कितना कंट्रीब्यूशन रखता है, 1/4, 1/4 पार्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को, 1/4 पार्ट ऑफ पार्टिकल। एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर कोई अगर एटम एज लेंथ पे रखा हुआ है तो वो उस पार्टिकल का सिर्फ 1/4 पार्ट, उसका 1/4 पार्ट ही उस यूनिट सेल में होगा, बाकी जो 3/4 पार्ट है वो अगल बगल वाले यूनिट सेल्स में बटे होंगे। तो एक यूनिट सेल में इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही गया होगा। एजेस की बात हो रही है यहाँ पर। सेम अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करता हूँ एजेस से साथ साथ मैं बात करता हूँ फेस की। अगर एटम फेस सेंटर पे रखा गया, अगर एटम कहीं पे फेस सेंटर पे है, फेस के सेंटर पे, किसी एक क्यूब के फेस सेंटर पे है, तो कहां पर होगा। मैं फेस ड्रॉ करता हूं यहाँ पे समझने के लिए इस वाली बात को। मान लीजिए एक और क्यूब ड्रॉ करते हैं और समझते हैं फेस कहां पर होगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक क्यूब है, इस तरह से मैं यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्यूब मैंने ड्रॉ किया। इसके किसी भी एक फेस के बारे में सोचते हैं, उस फेस के बारे में, उस फेस पे वो एटम कहां पर होगा। लेट मान लीजिए फेस पे ऑब्वियसली सेंटर में रखा गया, फॉर सिमेट्री मैंने सेंटर में फेस रखा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो फेस है, ऊपर वाले फेस की बात कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला फेस है, इस क्यूब के ऊपर वाले फेस पे मान लीजिए यहाँ पर एटम है। इस एटम का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा, ये मतलब ये समझिए कि ये फेस है, ये कितने क्यूब से घिरा हुआ है, आप ये सोच सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो फेस है, इसके ऊपर अगर इलोंगेट करेंगे तो एक क्यूब आप ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हो और एक क्यूब नीचे की तरफ पहले से है ही, तो एक यूनिट सेल ऊपर और एक यूनिट सेल नीचे। तो ये एक तरीके से ये जो इस वाले सेंटर वाला एटम जो होगा, ये सिर्फ 2 ही यूनिट सेल के पार्ट में जुड़ा हुआ है। तो 2 यूनिट सेल में जुड़ा हुआ है, तो इसका आप सोच सकते हो कि 2 यूनिट सेल है तो आधा जो इस सॉलिड पार्टिकल का आधा पार्टिकल तो जो होगा ऊपर होगा, आधा पार्टिकल नीचे होगा। तो एक यूनिट सेल में इस फेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हाफ है ना, 1/2 है ना, कम पार्ट हो जाएगा, कितने पार्ट ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में इसका सिर्फ और सिर्फ 1/2 पार्ट ही हो पाएगा, 1/2 मतलब हाफ पार्ट ही एक यूनिट सेल में आ पाएगा। ये हमारे पास फेस रिलेटेड बात हुई। एच रिलेटेड हम बात कर चुके हैं, कॉर्डिनेट रिलेटेड बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं बॉडी डायगोनल में। अगर आप किसी बॉडी डायगोनल की बात करो कि अगर मेरा एटम जो है वो बॉडी डायगोनल पे लगा हुआ है, जैसे इसी के अंदर किसी बॉडी डायगोनल पे एटम लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए इसका एक बॉडी डायगोनल, मान लीजिए ये बॉडी डायगोनल है मेरे पास, कुछ बॉडी डायगोनल इन दोनों लाइन को मीट करने वाला बॉडी डायगोनल, उस पे यहाँ पर सेंटर में एटम है। तो ऑब्वियसली ये जो अगर बॉडी डायगोनल पे एटम है, तो आप देखोगे, सोचोगे इसके बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल का ही पार्ट है, पूरा एग्जैक्टली 1 यूनिट सेल का पार्ट है। ना तो ये किसी और यूनिट सेल का पार्ट है, ना तो मतलब किसी भी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं से भी किसी और यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, पूरा एग्जैक्टली 1 यूनिट सेल का पार्ट है। तो अगर कोई एटम बॉडी डायगोनल पे लगा हुआ है, बॉडी डायगोनल पे लगा हुआ है, तो एग्जैक्टली 1 एटम होगा कि नहीं, अगली 1 एटम, मैं बोल दूं 1, या ऐसे बोल दूं कि फुल पार्टिकल है ना, कंप्लीट पार्टिकल, फुल पार्टिकल आपके पास उस बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करेगा, पूरा का पूरा पार्टिकल उस बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास पूरा का पूरा पार्टिकल उस बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करने वाला है, अगर आपके पास इस तरह से क्यूब बना हुआ है, तो ये कुछ हमारे पास बातें हो गई कॉर्नर से रिलेटेड, एच से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, और बॉडी डायगोनल की बात कर ली हमने।
बॉडी डायगोनल बोल दो या सेंटर की बात कर लो, सेंटर भी बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं, सेंटर भी बोल सकते हैं। बॉडी डायगोनल में एग्जैक्टली बॉडी डायगोनल के सेंटर पे बात करोगे तो वो एक एग्जैक्टली इस क्यूब का सेंटर होगा, और क्यूब के सेंटर पे जो एटम होगा वो सिर्फ उसी क्यूब का पार्ट होगा, ना कि किसी बाहर एटम का पार्ट होगा। क्लियर? मैं बॉडी डायगोनल सेंटर लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंटर पे, राइट। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें।